आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 6 का, जिसका उन्वान है एक लड़का। ये एक नज़्म है जो अख्तरुल ईमान की लिखी हुई नज़्म है। बहुत मशहूर और शाहकार नज़्म है अख्तरुल ईमान की। ये सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अख्तरुल ईमान के हवाले से बात की थी, तर्ज तहरीर की खसूसियात और ज़िंदगानी के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरे के हिस्से में हमने नज़्म एक लड़का का मुताला किया था और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम इस हिस्से के अंदर हमारे निसाबी किताब में दिए गए सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नज़्म का तीसरा हिस्सा, मशकी सवालात। एक लड़का नज़्म का उन्वान है और बहुत खूबसूरत नज़्म है ये। लड़के का हवाला लेकर, लड़के को मिसाल बनाकर इंसान की कैफियत को आपने बाहर किया है। इंसान के दिल के हालात बताए हैं कि किस तरह की कशमकश उसके अंदर चलती रहती है, किस तरह की जद्दोजहद इंसान हमेशा अपने आप से करता रहता है, जो बाहर किसी को नज़र नहीं आती। बाहर हर किसी को वो लड़का अल्हड़ लगता है, मस्त लगता है, अपने आप में मशगूल लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या बातें चलती रहती हैं, किस तरह के उसके ख्यालात चलते रहते हैं, वो बहुत खूबसूरती से इस नज़्म के ज़रिए अख्तरुल ईमान ने ज़ाहिर किया है। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। इसमें लिखा है कि लड़का जब शहरी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो उसमें क्या तब्दीली आ जाती है। गांव का लड़का है, अल्हड़ लड़का है और खेल कूद में मस्त रहने वाला लड़का है, लेकिन जब शहरी हालात के अंदर आता है तो उसके साथ क्या होता है। देखिए, गांव की खुशहाल ज़िंदगी से जब ये सीधा साधा और मासूम लड़का शहर में जाता है तो शहर के मकरो फरेब में फंस जाता है। वो गांव की ज़िंदगी अलग होती है, वो ज़िंदगी आसान होती है जब जिम्मेदारियां नहीं होती, जब अक्लमंदी इतनी नहीं होती। लेकिन जब इंसान माशी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए दूसरी जगह का सफ़र करता है, किस तरह के हालात उसके सामने आते हैं, किस तरह के लोग सामने आते हैं, तो वो लोग गाँव की ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं, गाँव के लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो शहर में जाता है तो शहर में जो शहरी हैं उनके मकरो फरेब में फंस जाता है और अपनी मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ग़ुलामों जैसी ज़िंदगी बसर करता रहता है। वो अपने लिखे हुए नगमे दौलतमंदों को बेच आता है और मकरो फरेब के जाल बिछाने वालों और झूठ बोलने वालों को अपना सालार बनाता है। वो उसके मालिक बन जाते हैं, क्योंकि लड़के की इतनी हैसियत नहीं है कि खुद अपना कोई काम शुरू करे। ना उसकी कोई पूछ है, ना कोई इज्जत है, ना कोई उसकी वक़्त है, कोई उसको जानता नहीं है। तो वो बदमाश किस्म के लोगों के जाल में फंस जाता है। वो उससे उसकी शायरी खरीदते हैं, उसके नगमे ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद उसे अपने नाम से शाया करवाते हैं, अपने नाम से लोगों को बताते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठा रहता है, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता ये लड़का, कुछ भी इसके हाथ में नहीं है। जो इसके मालिक हैं वो लालची किस्म के लोग हैं, बेईमान किस्म के लोग हैं, ख़राब लोग हैं, लेकिन फिर भी ये खामोशी से सबके जुल्म सितम सहता रहता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करता रहता है, किस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर हुई। ये थे हाल उस लड़के के जो गांव से शहर की तरफ आया है। दूसरा सवाल देखिए, शहरी लड़का खुदा की किन नेमतों का एतराफ़ कर रहा है। अब शहर में आ गया वो लड़का, अल्हड़ लड़का बताया था पहले बंद के अंदर, गांव के हालात उसके बयान किए हैं अख्तरुल ईमान ने। दूसरे बंद के अंदर वो अल्लाह की दी हुई नेमतों का मोतरिफ है, उनका एतराफ़ कर रहा है, उनको मान रहा है और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा है। साथ ही ये भी चीज़ें बता रहा है कि किन बेईमान, दोगले और फरोबी और मक्कार किस्म के लोगों की सालारी उसको दे दी गई है, उसको उन लोगों का ग़ुलाम बना दिया गया है, उनकी बातों के ऊपर हाँ हिलाने वाला और गरीब और कमतर उनसे बनाया गया है। इसकी भी उसने शिकायत की है शहरी लड़के ने, खुदा की नेमतों का एतराफ़ करते हुए। तो देखिए, वो कहता है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का एतराफ़ करते हुए कहता है कि वही रब्बुल ज़ुल जलाल है जिसने ज़मीन को बनाया, उसे फैलाया और उस पर मखमल जैसा लाजवाब बिछोना बिछाया। बहुत खूबसूरत अंदाज में वो तारीफ़ें कर रहा है। नज़्म के दूसरे बंद को आपको पढ़ना है जहाँ इसने तारीफ़ें की हैं अल्लाह की नेमतों की। उसी ने आसमान पैदा किया, उसी ने सूरज और चांद तारे बनाकर अपनी अपनी जगह पर मुकर्रर कर दिए। सूरज बनाने वाला भी वही है, चांद बनाने वाला भी वही है और तारे बनाने वाला ही वही है। साथ ही उनको अपनी जगहों पर मुकर्रर कर दिया। वो टकराते नहीं हैं आपस में, इधर उधर भागते नहीं हैं। जो उनकी जगहें हैं वही जगहों के ऊपर ये अपनी रफ्तगी करते हैं, अपनी रवानगी करते हैं।
وہی پروردگار ہے جس نے چٹان چیر کر دریا نکالے، انسان اور حیوان بنائے، سمندر بنائے، بیش قیمت لال و گوہر بنائے، خوشبو سے معطر ہوائیں چلائیں، اور اسی نے رات اور رات کے بعد خوبصورت نکلنے والا دن بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی بخشش اور رحمت کا ہی فیض ہے کہ میں اس کی ان نعمتوں کو پہچانتا ہوں، اور وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے کہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا فیض ہے، تیرا کرم ہے کہ میں تیری ان نعمتوں کو پہچان رہا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے لیے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ ہم نعمتوں کو فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو پہچانتے نہیں ہیں کہ اللہ کن کن چیزوں کے اندر اپنی رحمتوں کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ لیکن اختر الایمان اس شہری لڑکے کی شکل کے اندر اس کی نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ رزق کی تحصیل کی خاطر لڑکا کیا کیا کرتا ہے؟ تحصیل یعنی حاصل کرنے کے لیے۔ تو رزق کی حاصل کرنے کے لیے، اپنی معاش کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لڑکا کیا کیا کرتا ہے شہر میں آنے کے بعد، ان کے جواب آپ کو بتانے ہیں۔ وہ بتانا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ تو لڑکا اپنے رزق کی تحصیل کے خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فقیری دے دی اس کو۔ جو کمزور قسم کے تو لوگ تھے انہیں مالدار بنا دیا، بے ایمانوں کو مالدار بنا دیا، اور اسے فقیری مل گئی، تو اب یہ ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہے۔ کیوں؟ رزق کی خاطر۔ خود کے لکھے ہوئے نغمے انہیں فروخت کر دیتا ہے اور ان کے مان کر خوش ہو جاتا ہے، ان کو دے بھی رہا ہے، اور جب وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے لکھے ہوئے نغمے ہیں، تو ان کی باتوں پر خوش بھی ہو رہا ہے، خوش ہونا پڑ رہا ہے اس کو، کیونکہ اس نے نغمے رزق کی حاصل کی خاطر، تحصیل کی خاطر ان کو بیچ دیا ہے۔ نغمے اب اس کے نہیں رہے، لکھے اسی نے ہیں، لیکن وہ لوگ دوسرے جو بے ایمان تھے اپنا نام دے کے ان نغموں کو شہر بھر میں پھیلا رہے ہیں، شہر بھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر جو کلام لکھتا تھا اسے بے معنی اور کھوٹے سکے کی طرح مانتے ہوئے سب کے سامنے نمائش کرتا ہے۔ وہ جو کلام شہر میں جا کے لکھتا ہے، اختر الایمان نے جو کلام لکھے، وہ لڑکے نے جو لکھے، اب ان کو لوگوں کو دکھا رہا ہے الگ الگ کو، جبکہ بہت محنت لگی ہے اس کلام کو لکھنے کے لیے، وہ قیمتی ہے اس کے لیے، لیکن کھوٹے سکے کی طرح وہ شہر میں در بدر لے کر گھوم رہا ہے۔ کسی کو پسند آ جائے اور کوئی اس کے بدلے میں اسے کچھ معاش دے دے، کچھ رزق دے دے اس کو، اس کے بدلے میں۔ اس طرح کی حالات کا سامنا رزق کی تحصیل کے لیے اس لڑکے کو کرنا پڑا ہے۔ یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب۔ سوال نمبر 4 کی جانب آتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے اپنی کس کشمکش کا اظہار کیا ہے؟ شاعر اختر الایمان اپنی کشمکش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جب گاؤں میں تھے کس طرح کے حالات تھے، شہر میں آئے تو وہاں پر کس طرح کے حالات ہو گئے، کیا کیا ان کو سمجھوتے اپنے رزق کی خاطر کرنے پڑے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کس کس طرح کے سمجھوتے، کس کس طرح کے حالات سے ان کو گزرنا پڑا ہے، اس کی بیانی انہوں نے نظم میں کی ہے۔ دیکھیے اس کا جواب۔ نظم ایک لڑکا، اختر الایمان نے لڑکے کو تمثیل بنا کر انسان کی داخلی کیفیات، تغیر اور ذہنی تبدیلیوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنی اس ذہنی کشمکش کا اظہار کیا ہے کہ وہ بچپن میں کیا تھے اور کس طرح کی آزاد خیالی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا، اپنی مرضی سے جاتے تھے، اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے کھاتے تھے، کوئی ان کے اوپر پابندیاں نہیں تھیں۔ قدرت کے حسن کے ساتھ وہ مست تھے اپنی رنگینیوں کے اندر، اپنے مزاج کے اندر، لیکن جب ان کے اوپر معاشی ضروریات آ پڑی، تنگی آ پڑی، ان کو محنت کرنی پڑی، تب کس طرح کی کشمکش ان کے من میں چلتی ہے، اس کا خوبصورتی سے آپ نے اظہار کیا ہے۔ خوش و خرم رہتے تھے گاؤں کے اندر، لیکن شہر آ کر معاشی ضروریات نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ جب گاؤں میں تھے تو خوددار اور بے باک تھے، لیکن شہر میں آ کر جھوٹے، مکار، لالچی اور فریبی قسم کے لوگوں کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معاش کی خاطر شہر میں آ کر غلامی کرنی پڑ رہی ہے، خاموشی سے ان کا ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے۔ انسان اپنے بچپن میں جھوٹ اور فریب سے پاک رہتا ہے، چال بازیاں نہیں کرتا اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور زندگی دوسرے شعبوں میں داخل ہوتا ہے، الگ الگ حصوں میں زندگی کے آتا ہے، تو پھر وہ مکر و فریب کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو وہ اپنی معاشی ضروریات کے لیے، اپنے لالچ اور ہوس کے لیے
लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उस वक्त वो अपने वजूद को भूल जाता है कि मैं क्या हूं और इस दुनिया में मेरी पैदाइश क्यों है। अगर सभी अपने वजूद के बारे में जान जाएं, अपने बारे में जान जाएं कि हम एक बुलबुले की तरह हैं, कि कुछ वक्त के लिए हमारी ज़िंदगी है, हमें हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है, तो इस दुनिया में जो मकर फ़रेब होते हैं, जो दगाबाजियाँ होती हैं, जो धोखेबाजी होती हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। जिस तरह से बचपन में हम रहते हैं दगाबाजी से पाक, मक्कारी से पाक, फरेबी से पाक, उसी तरह के हम ज़िंदगी भर नहीं बने रह पाते हैं। वो तरह तरह के फ़रेब करता है। इंसान बड़ा होने के बाद लोगों को अपने जाल में फंसाता है, जुल्म सितम करता है और सिवाय खुद के किसी और के बारे में नहीं सोचता। लेकिन इस दौरान उसके जहन में कशमकश चलती रहती है। जो उसके बचपन का इंसान है वो उसे अच्छाइयों की तरफ खींचने की कोशिश करता है, वो उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। वो उनको बुराइयों से, उन बदफेलियों से, उन बुरे कामों से उनको बचाना चाहता है, खींचता है। और उसके दिमाग में, उसके जहन में कशमकश चलती ही रहती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उसकी बचपन की यादें और उसका ज़मीर उसे बुराइयों से बचाने की और उसे अच्छे कामों में ले जाने की कोशिश करता रहता है। और यही कशमकश को अख्तरुल ईमान ने बहुत खूबसूरती से इस नज़्म के ज़रिए ज़ाहिर किया है। नज़्म को अलग अलग हिस्सों में इन्होंने बांटा है, लड़के को मिसाल बनाकर बात कही है और बहुत खूबसूरत अंदाज में कही है। तो यहाँ पर बच्चों सवाल और जवाब का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। जो सवाल थे हमारे पूरे हो गए हैं, छठा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।